दोस्तों नमस्कार। आपका आपके अपने चैनल एमएस स्टडी में स्वागत है। आज की कक्षा हम लोगों की बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा है, जो डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के आगामी परीक्षा की दृष्टि से तैयार किया गया है। ये वीडियो इसमें अधिगम यानी अधिगम क्या है, अधिगम से संबंधित प्रश्नों का निर्माण किया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे अब हम अधिगम के बारे में पहले जान लेते हैं, इसके बाद प्रश्नों पर पूछेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हम बात करते हैं अधिगम यानी सीखना। सीखना मनुष्य की जन्मजात प्रकृति है तथा सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है तथा मृत्यु पर्यंत तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुरूप सीखने की गति घटती और बढ़ती, यानी जब जैसी उसको आवश्यकता होती उसी हिसाब से चीज़ों को सीखता है ना। इसके बारे में जेपी गिलफोर्ड महोदय ने एक परिभाषा दी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। अब हम लोग पहुँचते हैं अपने प्रश्नों पर। तो हमारा पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने नियम सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी 3 उन्होंने मुख्य नियम बताए हुए हैं। इसमें पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम है ना। दूसरा इन्होंने बताया है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम है ना। और तीसरा नियम बताया है प्रभाव का नियम। 3 नियम हैं। तो हम बात करते हैं पहले नियम की, तत्परता का नियम। जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए सक्रिय रहते हैं, तत्पर रहते हैं, तो हमें आसानी से सीख जाते हैं उसमें कोई भी चीज़ है। अभ्यास का नियम, बराबर निरंतर हम अभ्यास करते रहते हैं तो चीज़ों को सीख जाते हैं। जैसे करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। निरंतर मुलायम सन की रस्सी भी कुएं की जगत को काट करके निशान बना देती है। तो यदि मानव निरंतर अभ्यास करेगा तो क्यों नहीं चीज़ों को सीखेगा। इसके बाद तीसरा नियम हमने बताया था, मुख्य नियम प्रभाव का नियम। इसको संतोष या असंतोष के नियम के नाम से भी हम जानते हैं, जिसको करने के बाद में हमें क्या है, संतुष्टि प्राप्त हो, हमें संतुष्टि मिलनी चाहिए। ये अपने मन को संतुष्ट करने के लिए इनके 5 गौण नियम भी हैं। इन्होंने 5 गौण नियम बताए हैं। वो हैं, पहला बहुअनुक्रिया का नियम, दूसरा मनोवृत्ति का नियम, तीसरा आंशिक क्रिया का नियम और चौथा है सामान्यीकरण का नियम। ये 5 इनके गौण नियम हैं और 3 प्रमुख नियम हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया? ऑप्शन ए बिल्ली, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी वनमानुष और ऑप्शन डी मेंढक। तो हम अपना देखते हैं सही उत्तर हमारा कौन सा है। सही उत्तर हमारा है, पावलोव ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था, है ना। उद्दीपक भोजन और अनुक्रिया उसकी थी लार आना, है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए उद्दीपन सिद्धांत, ऑप्शन बी क्रियात्मक सिद्धांत, ऑप्शन सी पुनर्वर्णन सिद्धांत और ऑप्शन डी पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन ए उद्दीपन का सिद्धांत। इन्होंने उद्दीपन का सिद्धांत दिया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सुल्तान चिंपैंजी पर प्रयोग कर सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किस पर? सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। ऑप्शन ए वाटसन, ऑप्शन बी पावलो, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी स्किनर। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होता है? हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी कोहलर। कोहलर महोदय ने चिंपैंजी नामक वनमानुष पर अपना, सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया था। क्या नाम था उसका? सुल्तान था। कौन? चिंपैंजी यानी वनमानुष, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? किसने? थार्नडाइक ने किसके ऊपर किया था? ऑप्शन ए कुत्ता, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी मनुष्य और ऑप्शन डी बिल्ली। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी। किस पर? बिल्ली पर। हमारा ऑप्शन डी सही होता है। थार्नडाइक ने बिल्ली पर सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया किसने किया? ऑप्शन ए पावलो, ऑप्शन बी थार्नडाइक, ऑप्शन सी कोहलर, ऑप्शन डी टालमैन। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी थार्नडाइक। थार्नडाइक महोदय ने प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा, किस पर? अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण अधिगम है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी गेट्स एवं अन्य, ऑप्शन सी वाटसन, ऑप्शन डी रूसो महोदय। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया था। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी गेट्स एवं अन्य। इन्होंने ही अनुभव तथा प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में रूपांतरण अधिगम की बात कही थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के जन्मदाता हैं। ऑप्शन ए पावलो, ऑप्शन बी कोहलर, ऑप्शन सी थार्नडाइक, ऑप्शन डी डगलस महोदय। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी कोहलर महोदय। इनका सूझ का सिद्धांत भी है ना। कौन सा? सूझ का सिद्धांत। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सीखने हेतु ब्रूनर ने अपना प्रतिमान कब विकसित किया था? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1956 और ऑप्शन डी 1962 में। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी 1956 में। इन्होंने प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को नया रूप देने का प्रयास किया था। किसके? प्याजे के जो संज्ञानात्मक प्याजे जी ने दिया था। कौन सा? संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास। प्याजे के संज्ञानात्मक विकास को नया रूप देने का प्रयास किया था। किसने? ब्रूनर महोदय ने। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे ने किस अवस्था को आत्म केंद्रिता की अवस्था कहा है? ऑप्शन ए संवेदीगामक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त क्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक क्रियात्मक अवस्था और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए संवेदीगामक अवस्था। ये संवेदीगामक अवस्था कब से कब तक है? जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था हमारी चलती है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। जीन पियाजे द्वारा बालक के संज्ञानात्मक विकास का वर्णन कितनी अवस्थाओं में किया गया है? ऑप्शन ए 5 अवस्थाओं में, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन
डी, यानी 4 अवस्थाओं में। तो पहली अवस्था हमने अभी देखी थी पिछले क्वेश्चन में, संवेदी पेशी अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। कौन सी अवस्था? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक चलती है, 2 वर्ष से 7 वर्ष तक, है ना। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या ठोस संक्रियात्मक अवस्था जो 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है ना। और चौथी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, है ना। ये हमारी 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती है ना। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक? 12 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक चलती। ये 4 जो है संक्रियात्मक अवस्थाएं जिन पियाजे महोदय ने दी हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन सी अधिगम और ऑप्शन डी संवेदना। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी अधिगम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखना, सिर उठाना, बैठना और चलना किस प्रकार के अधिगम का उदाहरण है? ऑप्शन ए ज्ञानात्मक अधिगम, ऑप्शन बी प्रत्यक्षात्मक अधिगम, ऑप्शन सी साहचर्यात्मक अधिगम और ऑप्शन डी गामक अधिगम। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन डी गामक अधिगम, यही सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। अधिगम वक्र का प्रकार नहीं है, ध्यान देना, अधिगम वक्र का प्रकार नहीं है, क्योंकि परीक्षा में क्या होता है बच्चे नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने उत्तर गलत कर देते हैं। तो हम देखते हैं ऑप्शन ए सरल रेखी वक्र, ऑप्शन बी परवलयाकार वक्र, ऑप्शन सी नतोदर वक्र और ऑप्शन डी उन्नतोदर वक्र। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन बी परवलयाकार वक्र। ये अधिगम वक्र का प्रकार नहीं है। सरल रेखी वक्र है, नतोदर वक्र है और उन्नतोदर वक्र, ये तीनों हैं। अब हम देखते हैं इनका फिगर कैसे बनता है। तो सरल रेखी वक्र में इस प्रकार का हमारा वक्र बनता है। ये कौन सा है? ए नंबर है, ये ए नंबर है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है। कैसे? समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है ना। ये हमारा था सरल रेखी वक्र। अब हम देखते हैं नतोदर वक्र। नतोदर वक्र में इस प्रकार का बनता है, ठीक है। ये कौन सा हुआ? हमारा नतोदर वक्र। इसमें हम देखते हैं समय अथवा प्रयासों के साथ साथ अधिगम की मात्रा में अधिक वृद्धि होती है ना। अब हम बात करते हैं उन्नतोदर वक्र की। उन्नतोदर वक्र में हमारा फिगर बनता है इस प्रकार का। इसे क्या हम कहेंगे? उन्नतोदर वक्र कहेंगे। इसमें क्या होता है कि समय अथवा प्रयासों के साथ साथ अधिगम की मात्रा में धीरे धीरे कमी आने लगती है और अंत में एक पठार का रूप ले लेता है। जैसे ये आपका ऊपर पठार बन गया है ना। तो ये हमने देखे अधिगम वक्र के प्रकार, और इनमें हमारा उत्तर ऑप्शन बी सही है। यही अधिगम वक्र का पठार नहीं है, परवलयाकार। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। कौन सा अधिगम वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए व्यक्त करता है? ऑप्शन ए उन्नतोदर वक्र, ऑप्शन बी सरल रेखी वक्र, ऑप्शन सी नतोदर वक्र और ऑप्शन डी मिश्रित वक्र। तो अभी हमने देखा है जस्ट पिछले क्वेश्चन में ही हमारा उत्तर सही होता है कौन सा? ऑप्शन बी सरल रेखी वक्र। हमने बताया था सरल रेखी वक्र, इसका आकार कैसा था? ये इसमें हमने क्या बताया था कि समय के साथ साथ अधिगम की मात्रा में समान रूप से वृद्धि होती है ना। और इसमें दिया है मिश्रित वक्र। अब मिश्रित वक्र की बात कर लेते हैं, उसका फिगर कैसा होता है मिश्रित वक्र का।
इस प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, नतोदर वक्र और उन्नतोदर वक्र दोनों मिल करके बनते हैं, है ना। कौन कौन से, उन्नतोदर और नतोदर वक्र की जो भी विशेषताएं होती हैं वो मिश्रित वक्र में समाहित होती हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। बालक के अधिगम को किस प्रकार का वातावरण प्रभावित करता है? ऑप्शन ए सामाजिक वातावरण, ऑप्शन बी पारिवारिक वातावरण, ऑप्शन सी कक्षा का वातावरण, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन डी ये सभी। समाज भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है, परिवार का वातावरण भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है और कक्षा का वातावरण भी बच्चे के अधिगम को प्रभावित करता है। तो ये हमारा उत्तर ऑप्शन डी सही होता है, ये सभी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सीखना प्रक्रिया मानी जाती है? ऑप्शन ए उद्दीपन की, ऑप्शन बी अनुक्रिया की, ऑप्शन सी निरंतर चलने वाली और ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा उत्तर सही होता है ऑप्शन सी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। हमने भी प्रारंभ में ही बताया था कि सीखना मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है, तो सीखने की प्रक्रिया हमारी निरंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना एक प्रक्रिया है। ऑप्शन ए मानसिक, ऑप्शन बी संवेगात्मक, ऑप्शन सी भावात्मक और ऑप्शन डी सामाजिक। तो सीखना हमारी कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए मानसिक प्रक्रिया है। सीखना कैसी प्रक्रिया? मानसिक प्रक्रिया है। हमारा उत्तर ए सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समरूप तत्व सिद्धांत के जन्मदाता हैं। समरूप तत्व, ऑप्शन ए स्किनर, ऑप्शन बी जुड महोदय, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी क्रो एंड क्रो। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन सी थॉर्नडाइक महोदय। थॉर्नडाइक महोदय ने ही समरूप तत्व के सिद्धांत दिया है। ऑप्शन सी हमारा सही होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। इस सीरीज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। यदि प्रश्न आपको पसंद आ रहे हों तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को दबाकर प्रेस कीजिए तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो हमारा अंतिम क्वेश्चन है, बालकों में पूर्वजों से प्राप्त गुण को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए अनुवांशिकता, ऑप्शन बी परिपक्वता, ऑप्शन सी वातावरण और ऑप्शन डी आत्मसम्मान। तो हमारा सही उत्तर होता है ऑप्शन ए अनुवांशिकता। अनुवांशिकता हमें दादा दादी से भी मिल सकते हैं और नाना नानी से, यानी पिता पक्ष से भी और माता पक्ष से। उन्हीं गुणों के आधार पर बालक के गुणों का निर्धारण किया जाता है, यानी अनुवांशिकता के आधार पर। तो हमारा उत्तर सही हुआ ऑप्शन ए। थैंक यू।